हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल टारिसा एकेडमी पर। आज के लेक्चर में मैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। यह हमारे सेशन बायोलॉजी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के दूसरे चैप्टर का पार्ट 2 है। इनमें हम यह जानेंगे कि किस प्रकार से डिफरेंट एनिमल्स में विभिन्न प्रकार से रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट इज अमीबा टू ह्यूमन बीइंग्स। ओके, स्टार्ट करते हैं। दिस इज अबाउट मी, तरुण कुमार, MSc Zoology, CSIR NET qualified and 7 year of teaching experience in different institute of Delhi। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। ओके, ये एक टेबल है, यहां से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बहुत आते हैं। इन सारी चीजों को मैंने एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया है, जहां से रैंडमली बहुत सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में किस प्रकार के रेस्पिरेशन होते हैं और उनमें कौन से ऑर्गेन इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में, और उन ऑर्गेनिज्म के नाम। ओके, सबसे पहले है सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल सरफेस रेस्पिरेशन। ओके, सेल सरफेस रेस्पिरेशन जो है वो आपके ऑर्गेन इन्वॉल्व होते हैं जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा, और यह एग्जांपल है आपके इसमें अमीबा एंड पारामीशियम। ठीक है, दूसरा रेस्पिरेशन होता है ट्रेचियल रेस्पिरेशन, ट्रैकियल रेस्पिरेशन जिसे बोलते हैं। इनके ऑर्गेन इन्वॉल्व है ट्रेचिया, और यह आपके इंसेक्ट्स के केस में होता है। सबके बारे में डिटेल में हम आगे देखेंगे। ब्रांचियल रेस्पिरेशन, थर्ड वन, इनमें गिल्स इन्वॉल्व होते हैं और यह आपके फिशेज में मौजूद होते हैं। देन आफ्टर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, इनमें जो ऑर्गेन इन्वॉल्व होते हैं उनका नाम है स्किन, एंड एग्जांपल्स हैं आपके फ्रॉग एंड अर्थवॉर्म। ओके, देन आफ्टर पल्मोनरी रेस्पिरेशन, यह आपके लंग्स के द्वारा होता है, और इनमें जो एग्जांपल्स हैं यह है आपके एम्फीबियंस, एम्फीबियंस को हिंदी में उभयचर बोलते हैं। रिप्टाइल्स को रेंगने वाले जीव दैट इज सरीसृप बोलते हैं, एंड बर्ड्स। ओके, लास्ट वन इज बक्कल रेस्पिरेशन। बक्कल रेस्पिरेशन में बक्कल कैविटी के द्वारा आपको रेस्पिरेशन होता है, या ऑर्गन में बक्कल कैविटी दैट इज माउथ को बोला जाता है, एंड इसके एग्जांपल्स हैं आपके फ्रॉग। ठीक है, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड ऑर्गन इन्वॉल्व्ड एंड सम ऑफ द एग्जांपल्स। यहां से रैंडमली क्वेश्चंस बहुत आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं, और इन सारी चीजों को मैंने एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, सबसे इनिशियली रेस्पिरेशन इन अमीबा। अमीबा में किस प्रकार का रेस्पिरेशन होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अमीबा होता क्या है? अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और अमीबा के शेप जो होते हैं वो इरेगुलर होता है। आप देख सकते हैं अमीबा जो है दैट इज इरेगुलर इन शेप। ठीक है, इनका कोई शेप नहीं होता है, इनके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो देखिए, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड सम लोअर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक स्पॉन्जेस एंड नाइडेरिया। देखिए, स्पॉन्जेस में आपके एग्जांपल्स आ जाते हैं, जैसे कि साइकॉन, स्पॉन्जिला, डेमोस्पॉन्जिया, ये सब स्पॉन्जेस हैं। एंड नाइडेरिया के एग्जांपल्स आपके आ जाते हैं जेलीफिश। ये सब सारी चीज मैं आपको एनिमल किंगडम में करवाऊंगा। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा एंड कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि स्पॉन्जेस और नाइडेरिया में, इनमें जो रेस्पिरेशन होते हैं ये आपके बॉडी सरफेस के द्वारा होता है। ठीक है, बॉडी सरफेस के द्वारा मतलब ऑक्सीजन आपको बॉडी के अंदर गया, और यही बॉडी जो है आपको कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल आउट करता है। दैट मीन्स यहाँ पे कोई एक पार्टिकुलर ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं है रेस्पिरेशन के लिए, बॉडी सरफेस के द्वारा ही आपको एक्सचेंज ऑफ गैसेज उसमें होंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, रेस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म।
अर्थवर्म में किस प्रकार का रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। देखिए, इन अर्थवर्म एंड लीच, ठीक है, लीच को हिंदी में जोंक बोलते हैं। इन अर्थवर्म एंड लीच एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर थ्रू देयर स्किन। यहां पे गैसेस एक्सचेंज जो है वो आपके स्किन के द्वारा होता है, ठीक है। एज देयर स्किन इज वेरी थिन एंड मॉइस्ट, क्योंकि इसके स्किन जो होते हैं वो देख रहे हैं आप कितने पतले होते हैं, ठीक है, एंड मॉइस्ट, दैट इज इसमें नमी होती है। इनके स्किन जो है आपके बहुत बहुत ज्यादा पतले होते हैं और इन स्किन के थ्रू जो है आपके ब्लड वेसल्स जुड़े हुए होते हैं। देखिए, इट इज रिच इन ब्लड सप्लाई, ओके, so the oxygen is absorbed by moist skin of earthworm and is transported to all cell of the body through the blood. इन बॉडी सरफेस के द्वारा जो है आपको बॉडी सरफेस के नीचे ब्लड वेसल्स जुड़े हुए होते हैं और इन्हीं ब्लड वेसल्स का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके पूरे बॉडी में ट्रांसलोकेट करना, ठीक है। और ये बॉडी में ट्रांसलोकेट करेगा, फिर वो ऑक्सीजन जो है आपके सेल में जाएगा और सेल में जाने के बाद, मैंने बताया था आपको, सेल में जाने के बाद सेल में आपके डाइजेस्टेड फूड मौजूद होते हैं, इन्हें ऑक्सीजन मिला और यही आपको कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा और यही वाटर इसी माध्यम से आपको बॉडी सरफेस के द्वारा जो है आपको बाहर निकल जाएगा। यही एक्सचेंज ऑफ गैसेज आपके अर्थवर्म में इस तरह से होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, रेस्पिरेशन इन here it is fish, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, respiration in fish। in fish exchange of gases occur through the gills। फिश में क्या होता है, एक पार्टिकुलर ऑर्गन है जिसका नाम है गिल्स। ये देखिए गिल्स, इसको हिंदी में गलफड़ा बोलते हैं, ठीक है। तो यहां एक पार्टिकुलर ऑर्गन है जिसका नाम है गिल्स और इन्हीं गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन आपको होता है और इस टाइप के रेस्पिरेशन को ब्रांचियल रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है, ब्रांकियल रेस्पिरेशन। ड्यूरिंग ब्रीदिंग फिशेस टेक इन वाटर थ्रू इट्स माउथ एंड पास इट ओवर द गिल्स। देखिए, सांस लेने की प्रक्रिया में क्या होता है, फिश जो है माउथ के अंदर वाटर को इनटेक करता है और ये वाटर को आपको गिल्स के थ्रू पास करवाता है। द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर एक्सट्रैक्टेड बाय गिल्स। और ये देखिए H2O, वाटर में ऑक्सीजन मौजूद है, यही वाटर जो है आपको इन्हीं गिल्स के द्वारा फिल्टर्ड होता है या फिर कह सकते हैं आप इसे एक्सट्रैक्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है और वह ऑक्सीजन फाइनली आपको ब्लड के माध्यम के द्वारा कहां पहुंचता है, सेल में पहुंचता है। सेल में फिर वही प्रक्रिया होगी, सेल में आपके फूड मौजूद हैं, ओके, इन्हें ऑक्सीजन मिला, फाइनली यह कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज किया और यही कार्बन डाइऑक्साइड फिर अगेन इसी माध्यम से आपको बाहर निकल जाता है। दिस ऑक्सीजन इज नाउ एब्जॉर्ब्ड बाय ब्लड एंड कैरीड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। यही बात यहां लिखा हुआ है, ठीक है। तो माउथ के द्वारा वाटर अंदर गया, गिल्स का काम क्या है, उसे फिल्टर करना, उसमें से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना और वह ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करके कहां चला गया, हमारे सेल में गया। सेल में मौजूद है फूड, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड जो है वो आपको कन्वर्ट हुआ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में और यह कार्बन डाइऑक्साइड आपको फिर अगेन एक्सपेल आउट हो जाएगा, ठीक है। यही प्रक्रिया है, यही मेथड है जो आपको रेस्पिरेशन कहलाता है। अंडरस्टैंड? आगे बढ़ते हैं। देखिए, नाउ द रेस्पिरेशन इन ग्रासहोपर इसे टिड्डा बोलते हैं, ठीक है। दीज आर द इंसेक्ट्स। ग्रासहोपर एक इंसेक्ट है। अब इंसेक्ट में किस प्रकार से रेस्पिरेशन होता है इसे समझते हैं। देखिए, insects have a system of tiny holes and air tubules over the body. These tiny holes and opening are called the spiracles. Spiracles होते हैं insects के बॉडी पे। अब spiracles को आप हिंदी में समझ सके तो यह एक वायु मार्ग है या फिर इसे आप अब इसे क्या बोल सकते हैं, इसे आप एक होल बोल सकते हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स के बॉडी पे एक होल होते हैं, दैट होल इज कॉल्ड स्पाइरकल्स। अब इन्हीं स्पाइरकल्स के द्वारा जो है ना यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। ड्यूरिंग ब्रीदिंग ऑक्सीजन ऑफ एयर इंटर द स्पाइरकल्स एंड रीचेज टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। ब्रीदिंग के समय क्या होता है, आपके यही एयर जो है आपके इन स्पाइरकल्स के द्वारा जो है आपको बॉडी में पहुंचता है थ्रू द ट्रेचिया एंड ट्रेचियोल्स, और जिसके कारण अगेन वही प्रक्रिया होगी, बॉडी के सेल में पहुंचा, सेल में फूड मौजूद है, फूड को आपको ऑक्सीजन मिला, फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेक किया और इसी होल के द्वारा फिर बाहर निकल जाता है। यही गैसियस एक्सचेंज है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक ऑर्गन है
जिस ऑर्गन का नाम क्या है? स्पाइरिकल। ठीक है, स्पाइरिकल। और इस प्रकार के रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं? इस प्रकार के रेस्पिरेशन को ट्रैकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, ट्रैकियल रेस्पिरेशन। अंडरस्टैंड? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ फाइनली वी कम्स ओवर हियर रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, अब हमारे बॉडी में, ह्यूमंस में किस प्रकार से रेस्पिरेशन होता है, इन्हें हम समझते हैं और क्वेश्चंस यहां से बहुत बारीकी से पूछे जाते हैं। आप समझिए इसको। देखिए, ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंक्लूड, अब ह्यूमन के रेस्पिरेशन में कौन कौन से ऑर्गन जो है आपके इन्वॉल्व होते हैं? ह्यूमन के रेस्पिरेशन के प्रक्रिया में कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं? सबसे पहले दिस इज एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। ये देखिए, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल हमारे नाक का ऊपरी हिस्सा जो है, दैट इज एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। ठीक है, देन आफ्टर नेसल कैविटी, नाक के अंदर जो है होल होता है, दैट इज कॉल्ड नेसल कैविटी। देन आफ्टर आपके ये फेरिंग्स है। ठीक है, फेरिंग्स, द इनर साइड ऑफ द नेसल चैम्बर, जिसे फेरिंग्स कहलाता है, कहते हैं। फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स आता है। अब देखिए, फेरिंग्स जो है यहां से दो ट्यूब बाहर निकलता है। मान लीजिए दिस इज फेरिंग्स। ओके, यहां से आपको दो ट्यूब बाहर निकलते हैं, इस तरह से बाइफर्केट कर जाता है। ये जो है आपको विंड पाइप कहलाता है, जिनके द्वारा हवा आपके लंग्स में पहुंचते हैं। और ये जो है आपके, दिस इज कॉल्ड फूड पाइप, जिनके द्वारा आपके भोजन जो है आपके स्टमक तक पहुंचता है। ठीक है, तो फेरिंग्स के बाद जो है आपको दो पार्ट में बाइफर्केट कर जाता है यह ट्यूब, और ऊपरी वाले हिस्से को हम लोग विंड पाइप बोलते हैं। विंड पाइप, और विंड पाइप को दूसरे नाम से हम लोग लैरिंग्स के नाम से जानते हैं। लैरिंग्स इज कॉल्ड विंड पाइप। अब यही विंड पाइप को बर्ड्स के केस में क्या बोला जाता है? साइरिंग्स। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा एग्जाम में। साइरिंग्स, SYRINGS, साइरिंग्स। ओके, बर्ड्स के केस में। ठीक है, तो लैरिंग्स। अब ये लैरिंग्स जो है आपको फिर आगे बढ़ा तो आगे आपके आ गए ट्रेचिया। ट्रेचिया, श्वास नली जिसे बोलते हैं, ट्रेचिया। देन आफ्टर यह ट्रेचिया आपको दो पार्ट में डिवाइड करेगा लंग्स में। ठीक है, और उस ट्यूब को बोलते हैं ट्रेचिया के बाद ब्रोंचाई। देन आफ्टर दिस इज लंग्स, एंड लंग्स के सबसे आखिरी में एल्वियोलाई होता है। एल्वियोलाई से ही हमारे एयर का एक्सचेंज होता है। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज एल्वियोलाई में होता है, आगे हम लोग समझेंगे। और फाइनली ये डायफ्राग्म मसल्स हैं, इन्हीं के एक्सपेल आउट एंड एक्सपेल इन के द्वारा जो है ना हमारा बॉडी में ब्रीदिंग मैकेनिज्म होता है। समझेंगे हम लोग इसको आगे डिटेल में। ठीक है, दीज आर द ऑर्गन्स विच इन्वॉल्व्स इन द रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। ये आपके ऑर्गन है जो रेस्पिरेशन में पार्ट अदा करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग के मैकेनिज्म को हम लोग समझेंगे। ब्रीदिंग में मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, ब्रीदिंग में सिर्फ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। ठीक है, एयर का अंदर जाना और एयर का एक्सपेल आउट होना, बाहर जाना, ये दो मैकेनिज्म होते हैं। और इनके बाद क्या होते हैं उस चीज को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में क्या है? इनहेलेशन। इनहेलेशन है क्या? व्हेन डायफ्राग्म एंड मसल अटैच टू द रिब्स कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए, अब ये डायफ्राग्म है लंग्स के लोअर साइड में, और ये रिब्स हैं, ये आपके पसलियां हैं। तो रिब्स के मसल और डायफ्राग्म दोनों जब सिकुड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो चेस्ट का वॉल्यूम जो है आपको, चेस्ट कैविटी के वॉल्यूम जो है आपको इंक्रीज करेगा। ठीक है, चेस्ट कैविटी हमारा एक्सपेंड करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। अब जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज किया तो उसके अंदर का एयर प्रेशर जो है लंग्स के अंदर का, वह कम हो जाएगा। और एयर प्रेशर कम हुआ तो एज ए रिजल्ट एयर फ्रॉम द आउटसाइड रसेज इनटू द लंग्स। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? बाहर से जो एयर है वो हमारे लंग्स के अंदर इन करता है। अंडरस्टैंड? ठीक है, यह मैकेनिज्म है आपको इनहेलेशन का। एक्सहेलेशन में क्या होता है? देखिए, when diaphragm and muscle attached to it relaxed। अब यही डायफ्राग्म का मसल्स, डायफ्राम और रिब्स के मसल्स, ये दोनों रिलैक्स्ड होते हैं।
ठीक है। तो उस समय क्या होता है, विच ब्रिंग अबाउट कॉन्ट्रैक्शन इन द चेस्ट कैविटी, जिसके कारण क्या होता है, चेस्ट कैविटी हमारा सिकुड़ जाता है। ठीक है, चेस्ट कैविटी आपका सिकुड़ेगा, और जैसे ही सिकुड़ेगा तो इसका वॉल्यूम जो है रिड्यूस्ड होगा, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम रिड्यूस्ड होगा, एंड एज अ रिजल्ट द प्रेशर इनसाइड द लंग्स इंक्रीजेज, जिसका कारण जो है ना, लंग्स के अंदर की प्रेशर जो है वो आपको बढ़ेगा, और फिर फाइनली एयर रसेस आउट, और लंग्स के अंदर जो एयर होंगे वह फिर आगे की तरफ, मतलब नाक के द्वारा बाहर निकलेगा। दिस टू टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज कॉल्ड ब्रीदिंग, जिसमें आपके इनहेलेशन होते हैं, हवा का अंदर जाना, कौन सा मेथड है, क्या प्रक्रिया है, मैंने बताया आपको, और फिर हवा का बाहर निकलना, ये भी मैकेनिज्म किस प्रकार से होते हैं वो भी मैंने आपको बताया। वैसे इसमें बहुत सारे फंक्शंस काम करते हैं, लेकिन आप सिंपल लैंग्वेज में यही कह सकते हैं या फिर समझ सकते हैं, डायफ्राम और ये जो रिब्स से अटैच्ड मसल है, इनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से जो है ना, हमारे बॉडी में वॉल्यूम इंक्रीज और वॉल्यूम डिक्रीज होता है, जिसके कारण हवा अंदर और बाहर जाता है। ये मैकेनिज्म आप सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड। चलिए, देन आफ्टर मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज, अब देखिए हवा जो है हमारे लंग्स के अंदर तक तो पहुंचा, ओके, ये देखिए ये माध्यम है आपके हवा एयर का, जो लंग्स के अंदर तक इस एल्वियोलाई तक पहुंचा, ये एल्वियोलाई है, अंडरस्टैंड। अब इन एल्वियोलाई से जो है हमारे जुड़े होते हैं ब्लड वेसल्स, ये देखिए ब्लड वेसल्स जुड़ा हुआ है, और यहां जो मैकेनिज्म काम करेगा उसको हम लोग समझेंगे। देखिए सबसे पहले गैसियस एक्सचेंज में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैसे जो है ना आपको इस ब्लड में जाएगा यहां से, तो द ऑक्सीजन दैट डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड फ्रॉम द लंग्स इज ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस बॉडी टिश्यू बाय कंबाइनिंग विद द हेमोग्लोबिन ऑफ आरबीसी। अब देखिए समझते हैं इसको, जैसे कि एयर आपको यहां पे पहुंचा, ठीक है, यहां पे एयर का कंसंट्रेशन ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस ब्लड वॉल्यूम के, तो मैंने आपको बताया था एक मैकेनिज्म डिफ्यूजन, डिफ्यूजन में क्या होता है, फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब यहां पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू दिस ब्लड वेसल, इसीलिए ऑक्सीजन जो है आपको इस ब्लड वेसल में मूव करने की कोशिश करेगा। जैसे ही ब्लड वेसल में मूव किया तो ब्लड में मौजूद होता है आपको दो चीज, या तो ब्लड प्लाज्मा मौजूद होंगे, नहीं तो आरबीसी वगैरह मौजूद होते हैं। तो आरबीसी आप जानते होंगे, या फिर मैं इसको बढ़िया से ब्लड के चैप्टर में डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी आप इतना ही समझिए, ब्लड में मौजूद होता है आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, जिसको एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। अब ये एरिथ्रोसाइट, ये आरबीसी में मौजूद होता है एक प्रकार का रंजक, दैट इज पिगमेंट, व्हिच इज कॉल्ड, पता होगा आपको, हेमोग्लोबिन। अब इन हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है, यह जो ऑक्सीजन आपको ब्लड में गया, इस ऑक्सीजन को बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, ब्लड हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में मौजूद है, हर एक पार्ट में ट्रांसलोकेट करता है, और ब्लड में मौजूद होते हैं हेमोग्लोबिन, और इन हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को पकड़ के डिफरेंट जगह तक पहुंचाना, डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाना, बॉडी के ऑर्गन के, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं बॉडी के सेल्स तक पहुंचाते हैं, ऑर्गन के सेल्स तक पहुंचाते हैं। ये देखिए हेमोग्लोबिन, इसे ऑक्सीजन मिला, दोनों मिलके आपके ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाए, और ये आपके बॉडी के सेल्स तक पहुंचे। ठीक है, अगेन वही मैकेनिज्म, बॉडी के सेल्स तक आपके ऑक्सीजन गया, ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है आपके डाइजेस्टेड फूड, पचा हुआ भोजन को ऑक्सीजन मिला, दोनों कंबाइन करके फिर कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेक डाउन करेगा, वाटर रिलीज होगा, और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होंगे। ये मैकेनिज्म होंगे जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिर आगे जो है ना कैसे मूव करेगा, वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अभी आप इतना समझे किस प्रकार से ऑक्सीजन हमारा सेल्स तक पहुंचा, सो कैरी करने का काम किसका हुआ, ब्लड में मौजूद हेमोग्लोबिन का। ओके, अंडरस्टैंड। देखिए दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, a normal person has about 15 ग्राम of hemoglobin per 100 ml of blood। एक नॉर्मल पर्सन में क्या होता है, पर 100 ml of blood में 15 ग्राम, ठीक है, हेमोग्लोबिन मौजूद होता है। 100 ml of blood में कितना, 15 ग्राम हेमोग्लोबिन मौजूद होता है।
ठीक है, इस चीज को आप समझ लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट में देखेंगे किस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। नाउ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार से आपको बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। देखिए जैसा कि मैंने बताया आपको, ब्लड में मौजूद है आपके हेमोग्लोबिन, ठीक है। यह हेमोग्लोबिन आपको ऑक्सीजन को कैरी करके सेल तक पहुंचाता है। सेल में मौजूद है पहले से फूड, यह फूड में ऑक्सीजन गया, दोनों कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और एनर्जी रिलीज हुआ एटीपी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड अगेन फिर सेल से बाहर निकलेगा, ओके, सेल से बाहर निकलेगा। बाहर निकलने के बाद जो है फिर इसी ब्लड के द्वारा जो है ना, ब्लड के माध्यम से जो है ना अगेन एल्वुलाई तक पहुंचता है और एल्वुलाई में देख रहे हैं कैसे इन कर रहा है और फाइनली यह नाक के बाहर निकल जाता है। यह आपको एक्सहेलेशन है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना। अब ये मैकेनिज्म में किसका रोल होता है, ठीक है। मैंने बताया आपको ऑक्सीजन में तो हेमोग्लोबिन का रोल है, बट कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में किसका रोल है, तो यहां समझते हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग्स इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट डिसॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा। ब्लड के प्लाज्मा में आपके बाइकार्बोनेट आयन होते हैं, बाइकार्बोनेट आयन, यह आपको ब्लड में मौजूद होता है और इन्हीं का काम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के फिर बाहर निकालना एल्वुलाई के द्वारा। कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, यह बना हुआ भोजन यहाँ पे है, यह दोनों मिलके कार्बोनिक एसिड बनाएगा। दिस इज कार्बोनिक एसिड, ओके, दिस इज कार्बोनिक एसिड। अगेन दिस कार्बोनिक एसिड इज ब्रेक डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड HCO3। दिस इज बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन, ये H प्लस एंड HCO3 माइनस, सॉरी, ये बाइकार्बोनेट आयन है। अब यही बाइकार्बोनेट आयन जो है आपको कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के इस ब्लड के माध्यम से आपको एल्वुलाई तक पहुंचाएगा और फिर अगेन ये आपको नाक के बाहर निकल जाता है। ये कंप्लीट मैकेनिज्म ही आपको गैसियस एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है, ठीक है। ऑक्सीजन का अंदर जाना, ऑक्सीजन अंदर गया, ब्लड वेसल में हेमोग्लोबिन से मिला, वह दोनों मिलके फूड तक गया सेल में और फूड में कंबाइन करके आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। फिर कार्बन डाइऑक्साइड अगेन कार्बोनिक एसिड के द्वारा जो है आपको एल्वुलाई से बाहर निकल जाता है। दिस कंप्लीट मैकेनिज्म इज मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन आवर बॉडी, ओके, अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब देखिए कुछ ऐसे बीमारी हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। इनमें सबसे पहला है आपको एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा क्या होता है, देखिए मैंने बताया आपको लंग्स के अंदर एल्वुलाई होते हैं। इस एल्वुलाई को एयर सैक, हवा का बोरा बोला जाता है। अब इन हवा के बोरे में जो जिस सेल से बने हुए होते हैं, तो ज्यादा स्मोकिंग करने से ये सेल जो है आपको इन्फ्लेमेट हो जाता है या फिर यह सेल डैमेज हो जाता है, यह सेल आपको रप्चर करने लगता है, डैमेज हो जाता है। और जिसके कारण जो है ना इनके सरफेस एरिया जो है वो आपको, इन एल्वुलाई के सरफेस एरिया कम हो जाते हैं और सांस लेने में कठिनाइयां होती है। यही आपके जो है एम्फाइसीमा में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। देखते हैं, इट अकर्स ड्यू टू द स्मोकिंग इन्फेक्शंस, इट अकर्स ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ द एल्वुलाई। देखिए यही इन्फ्लेमेशन, एल्वुलाई का फूलना, इन्फ्लेमेशन ऑफ द एल्वुलाई एंड रप्चरिंग ऑफ द एल्वुलर सेल। हवा का बोरा जिस सेल से बना हुआ है वह सेल जो है आपको रप्चर करने लगता है, जिसके कारण सरफेस एरिया वहां का डिक्रीज हो जाता है और गैसियस एक्सचेंज में आपकी कठिनाइयां होती है। अंडरस्टैंड, दिस इज कॉल्ड एम्फाइसीमा। दिस इज अ डिजीज रिलेटेड टू लंग्स, ओके। नेक्स्ट, देन आफ्टर अस्थमा, दमा जिसको बोलते हैं अस्थमा, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय नैरोइंग ऑफ द ब्रोंचाई। अब देखिए ये जो है ब्रोंचाई है, ठीक है। ट्रेचिया, ट्रेचिया के बाद ब्रोंचाई, ब्रोंचाई के बाद ब्रोंचियोल्स, ये सारे को मैंने लंग्स में बताया। तो ये ब्रोंचाई जो है, ये ब्रोंचाई का जो ट्यूब है, ब्रोंकाई का जो ट्यूब है, ये ट्यूब जो है आपको नैरो, मतलब ये पतला होने लगता है, ठीक है। जिसके कारण इसके स्पेस जो होते हैं वो आपके कम होने लगते हैं, जिसमें गैसियस एक्सचेंज आपको बहुत ही
कह सकते हैं आप बहुत डिफिकल्टीज होती है गैसेस एक्सचेंज में, और यही आपके अस्थमा है। इट इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंचाई, ब्रोंकिया या फिर ब्रोंक्यूल्स आप कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं आपके एक डिटेल स्ट्रक्चर बनाता हूँ। दिस इज ट्रेचिया। ट्रेचिया आपके दो पार्ट में टूटे, दैट इज ब्रोंचाई। अब ये ब्रोंचाई यहाँ से रिलेटेड है लंग्स, दिस इज लंग्स। ओके, अगेन दिस ब्रोंचियोल्स में डिवाइड हुआ और ब्रोंचियोल्स के आखिरी में यहाँ पे हवा का बोरा है, एयर सैक। ये आपके लंग्स है। ठीक है, यहां भी हो गए। तो ये ब्रोंचिया, ब्रोंचियोल्स या फिर कह सकते हैं आप इसको ब्रोंचाई जो है, ठीक है, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इनमें स्वेलिंग हो जाता है, फूल जाता है, जिसके कारण आपके रेस्पिरेशन में डिफिकल्टी जाती है, और यही आपके अस्थमा है। ठीक है, अस्थमा में आपके यही होता है। दिस इज रिलेटेड टू आवर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। नेक्स्ट, देन आफ्टर निमोनिया, देखिए निमोनिया क्या है? म्यूकस एक्यूमुलेट इन एल्वुलाई एंड ब्रोंचियोल्स। अब देखिए हवा में मौजूद बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल बैक्टीरिया एंड वायरस वगैरह होते हैं, जो इस लंग्स में आपके जाके स्टिक हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, और फाइनली यह निमोनिया कॉज करता है। ठीक है, इट अकर ड्यू टू द बैक्टीरिया एंड वायरल। अब यहाँ पे बैक्टीरिया कौन से हैं, नाम आपको एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछता है। वैसे मैं इसे डिजीज का सेपरेट चैप्टर जब पढ़ाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा, बट अभी आप जान ले कौन से बैक्टीरिया है। तो आपको डिप्लोकोकस निमेने इसका नाम है, DIPLOCOCUS, डिप्लोकोकस न्यूमोनिया। ठीक है, या फिर आप इसको डिप्लोकोकस भी कह सकते हैं, दूसरा नाम इसका स्ट्रेप्टोकोकस भी है, स्ट्रेप्टोकोकस निमेने। ठीक है, ये बैक्टीरिया है जिसके कारण आपको निमोनिया होता है। और भी बहुत सारी बीमारी है, ट्यूबरकुलोसिस है, बहुत सारी बीमारी है, ये सब सारे हम लोग डिजीज के चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, डिजीज के चैप्टर में हम लोग देखेंगे बैक्टीरिया से होने वाले बहुत सारे ऐसे बीमारी, ठीक है, फंगाई से होने वाले बहुत सारी बीमारी, वायरल डिजीज, वायरस से होने वाले बहुत सारी बीमारी, वॉर्म से होने वाले बहुत सारी बीमारी, वो सारी जो है ना कैटेगराइज है, वो आपको डिजीज के चैप्टर में हम लोग बढ़िया से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप इतना ही समझ लीजिए, निमोनिया कॉजेज बाय बैक्टीरिया which is known as Diplococcus pneumoniae या फिर Streptococcus pneumoniae. Okay, understand? चलिए।